कई मजदूर पानी के नीचे ब्रिज पियर की कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए समुद्र की तेज धाराओं से संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर द्वारा की गई एक गलती को देख सकते हैं? ये गलती एक आपदा का कारण बनेगी। स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग के सबसे चुनौतीपूर्ण काम में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। हालांकि हम इसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन आज के इंजीनियर पानी के नीचे ढांचा बनाते समय पानी से पूरी तरह बचते हैं। अपने कंस्ट्रक्शन एरिया से पानी को हटाने के लिए आपको पहले एक अस्थायी बांध बनाना होगा, जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। पानी के नीचे सीधे काम करना एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। अगला सवाल ये उठता है कि पानी के नीचे कॉफर डैम कैसे बनाया जाए। पहला कदम यह है कि पाइल ड्राइविंग हैमर मशीन की मदद से इन गाइड पाइल्स को खड़ा करें। गाइड पाइल्स कॉफर डैम के निर्माण के लिए गाइडेंस देते हैं। फिर मजदूर उसी मशीन से मिट्टी में कई शीट पाइल्स गाड़ते हैं। इन शीट पाइल्स में इस सेक्शन के दोनों सिरों पर इंटरलॉकिंग कनेक्शन होते हैं। इस तरह के एक क्लेवर इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब है कि पानी का रिसाव बिल्कुल कम होगा। शीट पाइल्स को समुद्र के तल में तब तक गाड़ा जाता है जब तक वो बेड रॉक तक नहीं पहुंच जाते। पाइल्स लगाने का क्रम कोने से सेंटर की ओर जाता है। इस तरह अलाइनमेंट बनाए रखा जा सकता है। क्या आपने पाइल ड्राइविंग हैमर मशीन में कुछ खास देखा? ये सिर्फ शीट पाइल्स को नीचे नहीं धकेल रही है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा अगर शीट पाइल्स को मिट्टी में धकेला जाए। मिट्टी में घुसने के लिए मशीन वाइब्रेशंस का उपयोग करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इन छोटे लेकिन तेज वाइब्रेशंस देखेंगे। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें 2 काउंटर रोटेटिंग एक्सेंट्रिक वेट्स लगे हैं। इन वेट्स का काम मशीन में वाइब्रेशन पैदा करना है। ये फ्लैट सरफेस जैसा दिखने वाला जहाज, जिसे बार्ज कहा जाता है, मशीनरी और पुर्जों को ले जाने के काम आता है, जिनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूरत होती है। अब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बड़े स्टेप के लिए तैयार हैं। कॉफर डैम से पानी को बाहर निकालना। हालांकि इन सभी कामों को करने से पहले इंजीनियरों को एक बड़ा काम करना था। वाटर पंपिंग चरण में जाने से पहले आइए देखें कि ये क्या था। प्रोजेक्ट के इंजीनियरों को उस मिट्टी की विस्तार से जियो टेक्निकल स्टडी करनी पड़ी जिस पर कॉफर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाना था। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी ताकि वो इस परमानेंट स्ट्रक्चर का वजन उठा सकें। मिट्टी की ताकत मापने के लिए सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला टेस्ट इन साइटो टेस्ट है, जिसे कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोन पेनिट्रेशन टेस्ट डिवाइस को समुद्र तल पर कैसे रखा जाता है। डिवाइस के कोन आकार का सिरा मिट्टी में प्रवेश करता है और सेंसर फ्रिक्शन और मिट्टी की रेजिस्टेंस वैल्यूज वापस भेजता है। वे तब तक प्रवेश करते रहेंगे जब तक वे बेड रॉक तक नहीं पहुंच जाते। बेड रॉक तक पहुंचने के बाद आप रेजिस्टेंस वैल्यूज में अचानक उछाल देख सकते हैं। इस आसान टेस्ट की मदद से इंजीनियर जानते हैं कि शीट पाइल्स को कितनी गहराई तक चलाया जाना चाहिए। शीट पाइल्स बेड रॉक तक पहुंचनी चाहिए। अब आइए हम प्रोजेक्ट में वापस जाएं और पानी बाहर निकालना शुरू करें। जैसे ही पानी का लेवल कम होता है, आप शीट पाइल्स के बीच पानी के लीकेज को देखेंगे। ऐसा पानी के डिफरेंशियल प्रेशर के कारण होता है। एक परत वाली शीट पाइल्स काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमें उन्हें दोगुना करना होगा। इन शीट पाइल्स की दीवारों के बीच की जगह को आमतौर पर रेत, बजरी या टूटी हुई चट्टान जैसी दानेदार चीजों से भरा जाता है। ये दोहरी परत वाला कॉफर डैम बहुत ही बेहतर तरीके से शीट्स के बीच पानी की लीकेज को रोकेगा। आइए अब कॉफर डैम से सारा पानी निकाल दें। शुक्र है, पानी की कोई लीकेज दिखाई नहीं दे रही है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? पूरा कॉफर डैम अंदर की तरफ बह गया। पहले जब पानी दोनों तरफ मौजूद था तो पानी के दबाव के कारण कॉफर डैम पर लगने वाला फोर्स कैंसिल आउट हो रहा था। आप इसका कारण आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि जब इतना ज्यादा पानी गायब होता है तो एक बड़ा इनवर्ड फोर्स लगता है जो कॉफर डैम को नष्ट कर देता है। शीट पाइल्स के अंदर की ओर ढहने को शीट पाइल्स के बगल में एक ब्रेसिंग फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करके रोका जा सकता है। ब्रेसिंग फ्रेम सिस्टम में वेल्स, स्ट्रट्स और ब्रेसेस जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। इन वेल्स और स्ट्रट्स को बोल्ट से जोड़ा गया है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। ये आड़ी पट्टियां, जिन्हें स्ट्रट्स कहा जाता है, लेटरल सपोर्ट देती हैं, जो कॉफर डैम की दीवारों को अंदर की तरफ मुड़ने से रोकती हैं। कॉफर डैम अब बहुत मजबूत है
और बेडरॉक तक पहुंच चुका है। आइए अब पानी सुखाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अब क्या होगा? देखिए, मैंने एक कॉफर डैम बनाया है। एक छोटा लेकिन प्यारा कॉफर डैम, है ना? अब इस मध्य कक्ष से पानी निकालें और देखें कि क्या होता है, और इन दो बिंदुओं पर नजर रखें। मैंने कॉफर डैम को लगभग खाली कर दिया है। और क्या आपने कॉफर डैम के दोनों किनारों पर एक सुंदर यू पथ देखा है? यह पानी के रिसाव का प्रभाव है। यदि आप इसे सुखाते हैं तो कॉफर डैम में भी यही होता है। एक्सपेरिमेंट की तरह हमारे कॉफर डैम में भी पानी का सीपेज होता है। पानी के सीपेज को रोकने की टेक्निक्स मुश्किल हैं, तो आइए इस सीपेज के पानी को लगातार पंप करके बाहर निकालें। अगर कठोर परतों यानी हार्ड स्ट्राटा के ऊपर की मिट्टी हटा दी जाए और हार्ड स्ट्राटा पर कंक्रीट लगा दिया जाए, तो हमारा अंडर वाटर प्रोजेक्ट 50% पूरा हो जाता है। इसे कंक्रीट सील कोर्स टेक्निक कहते हैं। कंक्रीट सील कोर्स एक मजबूत फुटिंग के रूप में भी काम करेगा, जिससे किसी भी पानी के लीकेज को रोका जा सकेगा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। कॉफर डैम से मिट्टी को हटाने का काम आमतौर पर क्लैम शेल बकेट्स का उपयोग करके किया जाता है। ये बकेट्स एक एक्सकेवेटर द्वारा चलाई जाती हैं। या क्लैम शेल बकेट का काम मजेदार नहीं लगता? आप अगली स्टेज जानते हैं, कंक्रीट सील कोर्स। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंक्रीट सील कोर्स बेडरॉक के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, हमें कुछ पाइल्स की जरूरत होती है जो बेडरॉक में जाएं। वाइब्रेटिंग हैमर मशीन फिर से मदद करने आती हैं। ये कुछ खोखले स्टील पाइप्स को बेडरॉक में धकेलती हैं। इस सिलेंडर के अंदर की कठोर चट्टान को एक ऑगर मशीन की मदद से हटाया जाता है। अब बस इस बड़े सुराख में मजबूत सरिये लगाने और कंक्रीट डालने का काम बाकी है। एक बार पाइल्स तैयार हो जाने पर हम ऊपर कंक्रीट सील कोर्स बना सकते हैं। चूंकि इस बेस पर हमेशा सीपेज का पानी मौजूद रहता है, सील कोर्स की कंक्रीटिंग ट्रीमी मेथड का उपयोग करके की जाती है। इसमें एक हॉपर बकेट और एक लंबा सेगमेंटेड पाइप शामिल होता है। फर्श को कंक्रीट करने के लिए हाई वर्केबिलिटी वाले स्पेशल सीमेंट का उपयोग किया जाता है। ट्रीमी पाइप के नीचे एक मोटा प्लग लगाया जाता है ताकि पानी पाइप के अंदर न जाए। कुछ समय बाद इस पाइप को झटके से उठाया जाता है, जिससे कंक्रीट नीचे गिरता है और नीचे का प्लग हट जाता है। इस प्रोसेस के दौरान ट्रीमी पाइप के डिस्चार्ज एंड को लगातार कंक्रीट में डुबोकर रखा जाता है, ताकि जो कंक्रीट डाला जा रहा है उसके आसपास के सीपेज वाले पानी के साथ मिलने की संभावना कम हो। अब जब कंक्रीट सील कोर्स तैयार हो गया है, तो बाकी के कंस्ट्रक्शन के काम से निपटने का समय आ गया है। ये स्ट्रक्चर पानी के सीपेज को इफेक्टिव तरीके से रोकता है। मजदूर ब्रिज पियर के फुटिंग शाफ्ट को बनाने के लिए हाई क्वालिटी वाले मजबूत रीबार का फ्रेमवर्क बिछाते हैं। चूंकि ब्रिज पियर का स्ट्रक्चर पानी में रहेगा, इंजीनियर ये सुनिश्चित करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल हाई क्वालिटी का हो। इसे पानी के दबाव के साथ साथ ब्रिज के भार को भी अच्छे से सहन करना होगा। जैसे जैसे ब्रिज पियर का ढांचा आगे बढ़ता है, स्ट्रक्चर में कंक्रीट डालने का अरेंजमेंट किया जाता है। एक बार ढांचे में कंक्रीट पूरी तरह डालने के बाद इस स्ट्रक्चर को मजबूती प्राप्त करने के लिए ऐसे ही रहने दिया जाता है। आमतौर पर एक ब्रिज पियर को पूरी ताकत हासिल करने में 14 से 28 दिन लगते हैं। एक बार जब ब्रिज पियर पर्याप्त मजबूत हो जाता है, तो कॉफर डैम की जरूरत नहीं होती और ये देखने में बुरा लगता है, इसलिए इंजीनियर इसे हटा देते हैं। हालांकि कंक्रीट सील कोर्स के लेवल से नीचे कॉफर डैम को हटाने से पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती पर इफेक्ट पड़ सकता है। इस कारण इंजीनियर्स इन शीट पाइल्स को इसी स्तर पर काट देते हैं। ये रहा, एक मजबूत ब्रिज पियर एक भारी पुल को सहारा देने के लिए तैयार है। मुझे आशा है कि आपको कॉफर डैम का उपयोग करके अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर यह वीडियो पसंद आया। लेकिन ये एक अलग प्रकार की अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसे केसन कहा जाता है, और ये वाली भी अलग है और इसे पाइल फाउंडेशन कहते हैं। हम इन टेक्निक्स के बारे में एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो से जाने से पहले कृपया हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करने पर विचार करें। ये एक फर्क लाएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।